नमस्कार दोस्तों, रास्ते राधे अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य शुक्ल के रचना का वाचन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग आधुनिक काल के काव्य खंड प्रकरण 1 का वाचन करेंगे, जिसका समय संवत 1900 से 1925 है। तो इसका पहला ही है पुरानी धारा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गद्य के आविर्भाव और विकास काल से लेकर अब तक कविता की वह परंपरा भी चलती आ रही है जिसका वर्णन भक्ति काल और रीति काल के भीतर हुआ है। भक्ति भाव के भजनों और वीर रस के कवित्व सवैयों और दोहों की रचना बराबर होती आ रही है। नगरों के अतिरिक्त हमारे ग्रामों में भी न जाने कितने बहुत अच्छे कवि पुरानी परिपाटी के मिलेंगे। ब्रज भाषा काव्य की परंपरा गुजरात से लेकर बिहार तक और कुमायूं गढ़वाल से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। कश्मीर के किसी ग्राम के रहने वाले ब्रज भाषा के एक कवि का परिचय हमें जम्मू में किसी महाशय ने दिया था और शायद उनके 2-1 सवैये भी सुनाए थे। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार भोलाराम, अब देखिए इसमें इन्होंने गढ़वाल के चित्रकार का क्या नाम बताया है, भोलाराम, है ना। भोलाराम ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि थे, जिन्होंने अपने गढ़ राजवंश काव्य में गढ़वाल के 52 राजाओं का वर्णन दोहा चौपाइयों में किया है। वे श्रीनगर गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के समय में थे। कुमायूं गढ़वाल पर जब नेपाल का अधिकार हुआ तब नेपाली सूबेदार हस्तिदल चौतरिया के अनुरोध से इन्होंने उक्त काव्य लिखा था। भोलाराम का जन्म संवत 1817 और मृत्यु 1890 में हुई थी। उन्होंने अपने ग्रंथ में बहुत सी घटनाओं का आंखों देखा वर्णन लिखा है। इससे उनका ऐतिहासिक मूल्य भी है। ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उनकी रचनाओं का उल्लेख नीचे किया जाता है। चलिए पहले हैं हमारे सेवक। ये असनी वाले ठाकुर कवि के पौत्र थे। हम लोगों ने रीति काल में पढ़ा था ना, असनी वाले ठाकुर, और ऐसे ठाकुर 2-3 पढ़े थे। उसी में से एक उनके ठाकुर हैं जिसके ये नाती थे, मतलब पौत्र। और काशी के रईस बाबू देवकी नंदन के प्रपौत्र बाबू हरिशंकर के आश्रय में रहते थे। ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इन्होंने वाग विलास नाम का एक बड़ा ग्रंथ नायिका भेद का बनाया। इसके अतिरिक्त बरवा छंद में एक छोटा नक्शिक भी इनका है। इनके सवैये सर्वसाधारण में प्रचलित हो गए थे। कवि सेवक बूढ़े भये ती, कहाँ पर हनोज है मौज, मनोज ही की कुछ बुढ़े रसिक अब तक कहते हैं, सुने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1872 में और मृत्यु संवत 1938 ईस्वी में हुई थी। ये देखिए, ये सेवक कवि का जन्म और मृत्यु दिया हुआ है। अब महाराज रघुराज सिंह, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इनका जन्म मृत्यु जरूर से नोट कर लीजिए। इनको रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म संवत 1880 और मृत्यु संवत 1936 में हुआ। इन्होंने भक्ति और श्रृंगार के बहुत ग्रंथ रचे। इनका राम स्वयंवर संवत 1926 नामक वर्णनात्मक प्रबंध का बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें अनेक छंदों में सीताराम के विवाह का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। वर्णनों में इन्होंने वस्तुओं की गिनती, राशि, ठाट बाट, घोड़ों हाथियों के भेद आदि गिनाने वाली प्रणाली का बहुत खूब अवलंबन किया है। राम स्वयंवर के अतिरिक्त रुक्मिणी परिणय, आनंदाम्बुनिधि, रामाष्टयाम इत्यादि इनके लिखे बहुत से अच्छे ग्रंथ हैं। सरदार, अब तीसरे कवि देखिए सरदार जी हैं, ठीक है। ये काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के आश्रित थे। इनका कविता काल संवत 1902 से 1940 तक कहा जा सकता है। ये बहुत ही सिद्धहस्त और साहित्य मर्मज्ञ कवि थे। साहित्य सरसी, वाग विलास, षट ऋतु, हनुमंत भूषण, तुलसी भूषण, श्रृंगार संग्रह, राम रत्नाकर, साहित्य सुधाकर, रामलीला प्रकाश इत्यादि मनोहर काव्य ग्रंथ इन्होंने रचे हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी के प्राचीन काव्यों पर बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सूर्य के दृष्टिकूट और बिहारी सत्सई पर बहुत अच्छी टीकाएं इनकी हैं। अब बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही जी के बारे में पढ़ेंगे। ये अयोध्या के एक साधु थे और अपने समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे। संवत 1911 में इन्होंने विश्राम सागर नामक एक बड़ा ग्रंथ बनाया, जिसमें अनेक पुराणों की कथाएं संक्षेप में दी गई हैं।
भक्तजन इस ग्रंथ का बड़ा आदर करते हैं। अब ललित किशोरी जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका नाम शाह कुंदन लाल था। ये लखनऊ के एक समृद्ध वैश्य घराने में उत्पन्न हुए थे। पीछे वृंदावन में जाकर एक विरक्त भक्त की भांति रहने लगे। इन्होंने भक्ति और प्रेम संबंधी बहुत से पद और गजलें बनाई हैं। कविता काल संवत 1913 से 1930 तक समझना चाहिए। वृंदावन का प्रसिद्ध शाहजी का मंदिर इन्हीं का बनवाया है। तो वृंदा जी का प्रसिद्ध शाहजी मंदिर है ना, इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। अब राजा लक्ष्मण सिंह, इनके बारे में तो आप लोग को पता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है और फिर से पढ़ते हैं। ये हिंदी के गद्य प्रवर्तकों में हैं। इनका उल्लेख गद्य के विकास के प्रकरण में हो चुका है। इनकी ब्रजभाषा की कविता भी बड़ी मधुर और सरस होती थी। ब्रजभाषा की सहज मिठास इनकी वाणी से टपकी पड़ती है। इनके शकुंतला के पहले अनुवाद में तो पद्य न था, पर पीछे जो संस्करण इन्होंने निकाला उसके मूल श्लोकों के स्थान पर पद्य रखे गए। ये पद्य बड़े ही सरस हुए। इनके उपरांत संवत 1938 और 1940 के बीच इन्होंने मेघदूत का बड़ा ही ललित और मनोहर अनुवाद निकाला। मेघदूत जैसे मनोहर काव्य के लिए ऐसा ही अनुवादक होना चाहिए था। इस अनुवादक के सवैये बहुत ही ललित और सुंदर हैं। जहाँ चौपाई दोहे आए हैं वे स्थल उतने सरस नहीं हैं। अब लड़ीराम ब्रह्म भट्ट नाम है इनका, ठीक है। इनका जन्म संवत 1898 में अमोढ़ा जिला बस्ती में हुआ था। ये कुछ दिन अयोध्या नरेश महाराज मानसिंह प्रसिद्ध कवि द्विजदेव के यहाँ रहे। पीछे बस्ती के राजा शीतला बख्श सिंह से जो एक अच्छे कवि थे, बहुत सी भूमि पाई। दरभंगा, पूर्णिया आदि अनेक राजधानियों में इनका सम्मान हुआ। प्रत्येक सम्मान करने वाले राजा के नाम पर इन्होंने कुछ न कुछ रचना की है, जैसे मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर राजा बस्ती के नाम पर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर दरभंगा नरेश के नाम पर, रावणेश्वर कल्पतरु सिद्धमौर नरेश के नाम पर, कमलानंद कल्पतरु पूर्णिया के राजा के नाम पर जो हिंदी के अच्छे कवि और लेखक थे इत्यादि। इन्होंने अनेक रसों पर कविता की है। समस्या पूर्तियाँ बहुत जल्दी करते थे। वर्तमान काल में ब्रजभाषा की पुरानी परिपाटी पर कविता करने वालों में ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। गोविंद किल्ला भाई, ये भी इम्पोर्टेंट ही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। गोविंद किल्ला भाई, कोई समय था जब गुजरात में ब्रजभाषा की कविता का बहुत प्रचार था। अब भी इसका चलन वैष्णवों में बहुत कुछ है। गोविंद किल्ला भाई का जन्म संवत 1905 में भावनगर रियासत के अंतर्गत सीहोर नामक स्थान में हुआ था। इनके पास ब्रजभाषा के काव्यों का बड़ा अच्छा संग्रह था। भूषण का एक बहुत शुद्ध संस्करण इन्होंने निकाला। ब्रजभाषा की कविता इनकी बहुत ही सुंदर और पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। इन्होंने बहुत सी काव्य की पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं: नीति विनोद, श्रृंगार सरोजनी, सट ऋतु, पावस पयोनिधि, समस्या पूर्ति, प्रदीप, वक्रोक्त विनोद, श्लेष चंद्रिका, प्रारब्ध पचासा, प्रवीण सागर। अब नवनीत चौबे के बारे में पढ़ेंगे। पुरानी परिपाटी के आधुनिक कवियों में चौबे जी की बहुत ख्याति रही है। ये मथुरा के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1915 और मृत्यु 1989 में हुई थी। यहाँ तक संक्षेप में उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने केवल पुरानी परिपाटी पर कविता की है। इसके आगे उन लोगों का समय आता है जिन्होंने एक और तो हिंदी साहित्य की नवीन गति के प्रवर्तन में योग दिया, दूसरी ओर पुरानी परिपाटी की कविता के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा। ऐसे लोगों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र उपाध्याय, पंडित बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास। ये देखिए नए प्रतिपाटी के लोगों का नाम सूरज जी गिनवा रहे हैं, जिसमें सबसे प्रथम नाम किसका है? हरिश्चंद्र जी का है ना। पंडित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र और उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फिर ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, बाबू रामकृष्ण वर्मा फिर मुख्य हैं। पुरानी धारा के अन्य कवि है ना। अब भारतेंदु के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा आप लोग नोट भी करते जाइएगा जो भी इम्पोर्टेंट लगे आपको। भारतेंदु जी ने
जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की परिभाषा का भी। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, कवित्वों और सवैयों में बराबर लाए जाते हैं। इसके कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है। बहुत से शब्द तो प्राकृत और अपभ्रंश काल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे। चक्कौ, भुआल, ठायो, दीह, उनो, लोय आदि के कारण बहुत से लोग ब्रजभाषा की कविता से किनारा खींचने लगे थे। दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद से को पहुँच गया था, वह शब्दों के तोड़ मरोड़ और गढ़ंत के शब्दों का प्रयोग था। उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक अपनी कविता से दूर रखा और अपने रसीले सवैये में जहाँ तक हो सका बोलचाल की ब्रजभाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन काल में ही उनके सवैये चारों ओर सुनाई देने लगे। पंडित अंबिका दत्त व्यास, दूसरे कवि देखो आधुनिक काल के अंबिका दत्त व्यास जी हैं। भारतेंदु जी ने कवि समाज भी स्थापित किए थे, जिनमें समस्या पूर्तियाँ बराबर हुआ करती थी। दूर दूर से कवि लोग आकर उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी प्रतिभा का चमत्कार पहले ऐसे ही कवि समाज के बीच समस्या पूर्ति करके दिखाया। भारतेंदु के श्रृंगार रस की कवित्व सवैये बड़े ही सरस मर्मस्पर्शी होते थे। प्रिय प्यारे तुम्हारे निहारे बिना दुखिया आँखियाँ नहीं मानती हैं, मरे हुए पे आँखें ये खुली ही रह जाएंगी। आदि युक्तियों का रसिक समाज में बड़ा आदर रहा। उनके श्रृंगार रस के कवित्व सवैयों का संग्रह प्रेम माधुरी में मिलेगा। तो इनकी कौन सी रचना में मिलेगा श्रृंगार रस की अवसर? तो प्रेम माधुरी में। ठीक है दोस्तों, कवित्व सवैये बहुत से अधिक भक्ति और श्रृंगार के पद गाने उन्होंने बनाए, जो प्रेम फुलवारी इनकी रचनाएं हैं। दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके अधिकतर कविता कृष्ण कवियों के अनुकरण पर रचे पदों के रूप में ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी को, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में। ठीक है, मिश्र जी समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत अच्छी करते थे। कानपुर के रसिक समाज में बड़े उत्साह से अपनी पूर्तियाँ सुनाया करते थे। देखिए, पपीहा जब पूछिए पीऊ कहाँ को की कैसी अच्छी पूर्ति उन्होंने की थी। बन बैठी है मान की मूरत सी, मुख खोलत बोलत बोले नाही न हाँ, तुम्ही मन भारी के हारी परे सखियान की कौन चलाई। तहाँ बरसा है प्रताप जो धीर धरो, अबलो मन को समझायो जहाँ। यह प्यार तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछते पीब कहाँ। प्रताप नारायण जी कैसे मनमौजी आदमी थे यह कहा जा चुका है। लावनी बाजों के बीच बैठकर वे लावनियाँ बना कर भी गाया करते थे। अब आए उपाध्याय बद्रीनारायण नारायण चौधरी प्रेम घन जी इस प्रकार की पुरानी कविता किया करते थे। चर्चा चलबे की चलाइए ना को लेकर बनाए हुआ उनका यह अनुप्रास सवैया देखिए। बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए, ते ही त्यागी तपाइए ना। दिन काम कतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो वृथा बरसाइए ना। चित्त चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। चौधरी साहब ने भी सर्वसाधारण में प्रचलित कजली, होली आदि गाने की चीज़ें बहुत बनाई है। कजली कादम्बनी में उनकी बनाई कजलियाँ का संग्रह है। अच्छा, ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट कवि हैं, आपको सही जो लगे वो आप लोग नोट करते चलिए, है ना दोस्तों। साहब के सवैये भी बहुत सरस होते हैं थे। उनके श्रृंगारी कवित्व सवैयों का संग्रह कई पुस्तकों में है। ठाकुर साहब ने कवित्व सवैयों में मेघदूत का भी बहुत सरल अनुवाद किया है। उनकी श्रृंगारी कविताएं श्यामा से ही संबंध रखती हैं और प्रेम संपत्ति लता संवत 1885, श्यामलता और श्यामा सरोजनी संवत 1886 में संग्रहित है। प्रेम संपत्ति लता का एक सवैया दिया जाता है, तो प्रेम संपत्ति लता का ये सवैया है।
अब यो उर आवत है सजनी मिल जाऊं गरे लगी के छतिया, मन की करी भांति अनेकन अमिल कीजिए री रस की बतिया। हम हारी अरी करी पोट उपाय लिखी बहु नेह भरी पतियाँ, जगमोहन मोहन मूरत के बिना कैसे कटे दुख की रतियाँ। अब 15 से 18 तक दिया है पंडित अंबिका दत्त व्यास और बाबू रामकृष्ण वर्मा भलवीर के उत्साह से ही काशी कवि समाज चलता रहा। उनमें दूर दूर के कवि जन भी कभी कभी आ जाया करते थे। समस्या कभी कभी बहुत टेढ़ी दी जाती थी, जैसे सूरज देख सके नहीं गुग्गू मोम के मंदिर माखन की, मुँह में बैठे हुतासन आसन मारे। उक्त दोनों समस्याओं की पूर्ति व्यास जी ने बड़े विलक्षण ढंग से की। उक्त समाज की ओर से ही शायद समस्या पूर्ति प्रकाश निकाला गया था, जिसमें व्यास जी और बलवीर रामकृष्ण वर्मा की बहुत सी पूर्तियाँ हैं। व्यास जी का बिहारी के सब दोहों पर कुंडलियाँ बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने बिहारी के दोहों का भाव बड़ी मार्मिकता से पल्लवित किया है। डुमराव निवासी पंडित नक्शेदी तिवारी अजान भी इस रसिक मंडल के बड़े उत्साही कार्यकर्ता थे। वे बड़ी सुंदर कविता करते थे और पढ़ने का ढंग तो उनका साहित्य ही अनूठा था। उन्होंने मनोज मंजरी आदि कई अच्छे संग्रह भी निकाले और कवियों का वृत्त भी बहुत कुछ संग्रह किया। बाबू रामकृष्ण की मंडली में पंडित विजयानंद त्रिपाठी और पंडित विजयानंद त्रिपाठी भी ब्रजभाषा की कविता बड़ी अच्छी करते थे। अब 19वें कवि का नाम है लाला सीताराम। इस पुरानी धारा के भीतर लाला सीताराम बीए के पद्यानुवादों को भी लेना चाहिए। ये कविता में अपना भूस नामक उपनाम रखते थे। रघुवंश का अनुवाद उन्होंने दोहा चौपाइयों में और मेघदूत का घनाक्षरी में किया है। अब पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में पढ़ेंगे। हरिवंश यद्यपि उपाध्याय जी इस समय खड़ी बोली के और आधुनिक विषयों के ही कवि प्रसिद्ध हैं, पर प्रारंभ काल में ये भी पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत सुंदर और सरस करते थे। इनके निवास स्थान निजामाबाद में सिख संप्रदाय के महंत बाबा सुमेर सिंह जी हिंदी काव्य के बड़े प्रेमी थे। उनके यहाँ प्रायः कवि समाज एकत्र हुआ करता था, जिसमें उपाध्याय जी भी अपनी पूर्तियाँ पढ़ा करते थे। इनका हरिवंश उपनाम उसी समय का है। इनकी पुराने ढंग की कविताएं रसकला, देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की पुरानी रचना है रसकला, संग्रहित में रसकलश में पुराने ढंग की रचना कविताएं संग्रहित है, ठीक है, जिसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्न किया है। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते। अब देखिए श्रीधर पाठक जी को हम लोग पढ़ेंगे। पाठक जी का संबंध भी लोग खड़ी बोली के साथ ही अक्सर बताया करते हैं, पर खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा पाठक जी की ब्रजभाषा की कविताएं हो अधिक सरस, हृदय ग्राहिणी और उसकी मधुर स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखने वाली है। यद्यपि उन्होंने समस्या पूर्ति नहीं की, नायिका वेद के उदाहरणों के रूप में कभी नहीं की, पर जैसी मधुर और रस भरी ब्रजभाषा उनके नृत्य श्रृंगार के अनुवाद में है वैसी पुराने कवियों में किसी की ही मिलती है। उनके सवैयों में हम ब्रजभाषा का जीता जागता रूप पाते हैं। वर्षा ऋतु वर्णन का यह सवैया ही लीजिए। बारी फुहार भरे बदरा सोई सोहत कुंजर से मतवारे, बिजली ज्योत धुआं फहरे घन गर्जन शब्द सोई है नगारे, रोर की घोर की ओर न छोर नरेशन की सी छटा छविधारे, कामिन के मन को प्रिय पावस आयो प्रिय नव मोहनी डारे। अब हम लोग बाबू जगन्नाथ दास जी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और हाँ, हमारे आचार्य शुक्ल की किताब का अब अंतिम पड़ाव है। आप ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको कौन सी बुक पढ़नी है
ऑप्शन में मैं आपको देती हूँ रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास पढ़ना है आपको, कि बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास पढ़ना है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हाँ, और उसके बाद या तो फिर पहले हम लोग एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन करें सरस्वती पांडे को पढ़ के। आप बताएं कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। ठीक है सिद्धि। सोया गए थे, नींद आने लगी थी।